एकदम होश उड़ गए जब उन्होंने ये देखा कि मात्र 12 साल पुरानी एक स्टार्टअप ने आईपीएल जैसे स्पोर्ट इवेंट को स्पॉन्सर किया, वो भी पूरे 222 करोड़ रुपए देकर। ये कंपनी और कोई नहीं, ड्रीम 11 थी। ड्रीम 11 की वैल्यूएशन $8 बिलियन हो गई जब इसने $840 मिलियन को रेज किया। और ये बाकी स्टार्टअप्स की तरह बस पैसा रेज करके और कैश बर्न नहीं कर रही, बल्कि इसने फाइनेंशियल ईयर 2021 में पूरे 327 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया। और इनका जो रेवेन्यू था ना उस साल, वो लगभग 2500 करोड़ रुपए था, और जो कि अगले साल बढ़ के 3800 करोड़ रुपए हो गया। मतलब कि ड्रीम 11 ने 50% ग्रोथ किया। इसी के साथ साथ ड्रीम 11 पे काफी सारे केसेस भी हुए हैं कि एक बैटिंग ऐप है और मार्केट के अंदर बैटिंग को प्रमोट कर रही है। बट अगर ड्रीम 11 एक सट्टा कंपनी है तो गवर्नमेंट इसे बैन क्यों नहीं करती? और ऐसा क्या है ड्रीम 11 का बिजनेस मॉडल कि इन्वेस्टर पागल हुए पड़े हैं इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, जनता इसे इतना इस्तेमाल कर रही है। सो इन सभी क्वेश्चनों का जवाब मिलेगा आज की इस वीडियो में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ड्रीम 11 के ऊपर पैसे लगाए जाते हैं, कुछ जीतते हैं तो कुछ हारते हैं, और जो मेजोरिटी ऑफ पैसा जो लगता है ना ड्रीम 11 के अंदर वो क्रिकेट पे लगता है। तो क्या ये एक बैटिंग ऐप है? और अगर जो बैटिंग ऐप है तो इंडिया के अंदर तो बैटिंग बैन है, तो ये ड्रीम 11 और ऐसी बहुत सारी कंपनी आज इंडिया के अंदर ऑपरेट कैसे कर पा रही है? ये जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल 2020 में जब चंद्रशेखर ने राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर ड्रीम 11 के अगेंस्ट केस फाइल किया था कि ये एक बैटिंग ऐप और बैटिंग जैसी चीजों को प्रमोट कर रही है और इसे बंद कर देना चाहिए। ये मामला इतना सीरियस हो गया था कि इसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया, बट सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था ना वो ड्रीम 11 के फेवर में। और यहाँ पे ड्रीम 11 ये कह के बाजी मार गया कि ड्रीम 11 एक बैटिंग ऐप नहीं बल्कि फैंटेसी स्पोर्ट गेम है। अब देखो, बैटिंग उसे कहा जाता है जहाँ पे गेम ऑफ लक या गेम ऑफ चांस ज्यादा इन्वॉल्व होता है और गेम ऑफ स्किल लगभग 0 होती है। और ऐसे गेम हम सभी को पता है कि कसिनो में खेले जाते हैं। बट यहाँ पे ड्रीम 11 का ये आर्गुमेंट था कि ड्रीम 11 पे जितने भी कॉन्टेस्ट होते हैं वहाँ पे गेम ऑफ स्किल ज्यादा इन्वॉल्व है एज कम्पेयर टू गेम ऑफ लक। यहाँ पे पार्टिसिपेंट टीम पे नहीं बल्कि प्लेयर्स पे पैसा लगाते हैं। प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, पिच कंडीशन, वेदर कंडीशन, प्लेयर कैसा परफॉर्म करेगा, और इन सभी चीज़ों को देखने के लिए प्लेयर के पास एक ठीक ठाक स्किल होनी चाहिए, उसके पास डेटा होना चाहिए, उसके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और इसीलिए ड्रीम 11 के अंदर एक पार्टिसिपेंट स्किल के साथ साथ दिमाग लगाता है, इसलिए गेम ऑफ स्किल बन जाती है ना कि गेम ऑफ लक। इनके अकॉर्डिंग एक कॉन्टेस्ट के अंदर प्लेयर दिमाग के साथ साथ अपनी स्किल को यूज करता है ड्रीम 11 बनाते टाइम, इसलिए गेम ऑफ स्किल बन जाती है ना कि गेम ऑफ लक या गेम ऑफ चांस। और इसी एक लाइन की वजह से ड्रीम 11 जो है ना अपना केस जीत जाता है। बट इसकी वजह से मार्केट के अंदर जो इनकी ब्रांड की इमेज है ना वो काफी डैमेज हो जाती है। लोगों को लगता है कि ड्रीम 11 एक बैटिंग ऐप है। इसके बाद ड्रीम 11 ने अपनी ब्रांड की इमेज दोबारा से पॉजिटिव बनाने के लिए अपनी मार्केटिंग जोरों शोरों से की और अपनी मार्केटिंग के अंदर MS धोनी को लेके आए और अपनी एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग के थ्रू ड्रीम 11 ये कन्विंस करना चाहते थे कि खेलो दिमाग से। और इसलिए अपने एड के अंदर कैप्टन कूल MS धोनी को लाने की वजह से इनकी जो ब्रांड इमेज थी वो काफ़ी पॉजिटिव हो गई, क्योंकि हम सभी जानते हैं MS धोनी की फैन फॉलोइंग कितनी है। इनके सिर्फ प्रैक्टिस मैच में 10,000 की ऑडियंस देखने के लिए आ जाती है। और जल्द ही कुछ टाइम बाद इनकी इमेज जो थी ना मार्केट के अंदर वो पूरी तरीके से बदल जाती है और ये फिर से ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इंडिया में क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसे लगभग सभी लोग पसंद करते हैं और ड्रीम 11 का जो पूरा बिजनेस मॉडल है ना वो इसी क्रिकेट के ऊपर बेस्ड है। ड्रीम 11 ना प्राइस पूल के कमीशन पे टिका हुआ है। अब देखो, हर IPL मैच के दौरान ड्रीम 11 पे बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं जिसपे पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अंदर जो कॉन्टेस्ट होते हैं कुछ फ्री होते हैं और कुछ प्रीमियम वाले होते हैं, और इन कॉन्टेस्ट में कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है, उसे बस एक मिनिमम फी देनी पड़ती है और ये एंट्री फी हर कॉन्टेस्ट का अलग अलग होता है। अब मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ। सपोज करो एक मैच चल रहा है RCB और CSK का, और विवेक कुमार एक पार्टिसिपेंट है ड्रीम 11 के कॉन्टेस्ट का। उनकी जो फेवरेट टीम है ना वो RCB है, फिर भी विवेक को CSK के एटलीस्ट 4 प्लेयर्स तो लेने ही पड़ेंगे अपनी ड्रीम 11 बनाने के लिए। इसके बाद पार्टिसिपेंट को कुछ वर्चुअल मनी मिलते हैं जिसके थ्रू वो अपनी ड्रीम 11 तैयार कर सकते हैं। अब उसी लिमिटेड पैसे के थ्रू और अपनी नॉलेज, स्किल और डेटा के अकॉर्डिंग आप ड्रीम 11 बनाते हो। विवेक अपनी टीम में सारे स्टार प्लेयर्स को नहीं रख सकता क्योंकि उसके पास जो मनी है ना वर्चुअल मनी वो लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो उसने CSK के धोनी को अपनी टीम में लिया है तो वो रोहित शर्मा को अपनी टीम में नहीं ले सकते। अब मैच खत्म होने के बाद एक विनिंग प्राइस को सेट कर दिया जाता है और जिसकी जैसी रैंक होती है उसमें उसी के अकॉर्डिंग पैसों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है प्लेयर्स के बीच। अब ये तो था पूरा प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के दौरान ड्रीम 11 ने पैसा कैसे कमाया, अब हम उसकी बात करेंगे। अब सपोज करो ड्रीम 11 पे एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें 10 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उन सभी ने एक मिनिमम एंट्री फी दी है जो कि था 50 रुपीज़। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो टोटल अमाउंट निकल के आएगा ना वो होगा 50 लाख रुपीज़। अब जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि हर कॉन्टेस्ट का एक विनिंग प्राइज होता है,
तो ये 50 लाख पूरा का पूरा विनिंग प्राइस नहीं होता, इसमें 50 से 20% ड्रीम 11 अपना कट रख देता है और यही है इसका कमीशन। मतलब कि अगर हम 50 लाख का 20% निकालें तो निकल के आता है 10 लाख रुपीज़, और ये 10 लाख पूरा का पूरा ड्रीम 11 का प्रॉफिट है। इसका मतलब कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेंट जीते या हारे, बट ड्रीम 11 अपना पैसा हर कॉन्टेस्ट में हर गेम के अंदर बना लेता है। और यही है ड्रीम 11 की प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल। अब इसके बाद ड्रीम 11 ने एक एग्जिट बैरियर भी क्रिएट कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जिट बैरियर एक कॉन्टेस्ट का 200 रुपीज़, मतलब कि प्लेयर उस गेम से तब तक एग्जिट नहीं ले सकता जब तक कि वो 200 रुपये बना ना ले, और उस 200 रुपये को बनाने में उसको काफ़ी सारे प्रॉफिट लॉस होते रहते हैं और वो पैसा इन्वेस्ट करता रहता है। और जब जब प्लेयर पैसा इन्वेस्ट करता है तब तब ड्रीम 11 प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनाता है। और इसी पूरे प्रोसेस में कोई जीतता है, कोई हारता है, पैसे लगते हैं, पैसे उड़ते हैं, बट ड्रीम 11 प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनाता है। तीसरी जो चीज़ है जिसकी वजह से जनता इस ड्रीम 11 को इतना यूज़ कर रही है वो है इसका एडिक्टिव नेचर। ड्रीम 11 ने अपने प्लेटफॉर्म पे कोई एंट्री बैरियर ही नहीं रखा, मतलब कि नो एंट्री बैरियर। आपके पास 100 रुपये हैं आप खेलो, आपके पास 50 रुपये हैं आप खेलो, आपके पास 20 रुपये हैं आप तब भी खेलो। बट वहीं दूसरे तरफ आप अगर जो 1000 रुपये भी लेके जाते हो कसिनो में तो शायद वो आपको अंदर भी घुसने ना दे। और इसी नो एंट्री बैरियर और कन्वीनियंस की वजह से लोग इस ड्रीम 11 को इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी गेम को खेलना चाहता है बस वो 50 रुपये की एंट्री फी देख के उस गेम को खेल सकता है। और जो सबसे बड़ा ट्रैप है ना वो ये है कि बैक ऑफ द माइंड प्लेयर के मन में ये भी चलता रहता है कि यार 50 ही रुपये तो लगाए हैं, अगर जो लूज भी कर गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। और इसी नो फियर और कन्वीनियंस की वजह से लोग इस गेम को खेलना शुरू करते हैं, कुछ पैसा जीतते हैं, डोपामिन रिलीज होता है, और जीतते हैं डोपामिन रिलीज होता है, और जीतते हैं डोपामिन रिलीज होता है, और वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं। और फिर इसके बाद ऐसे न्यूज़ आते हैं कि घर गाड़ी ड्रीम 11 में बेच दिए, अब टैक्सी चला के गुजारा करना पड़ रहा है। और इसके इतना एडिक्टिव होने के पीछे एक रीज़न ईगो भी है। आप एक बात नोटिस करो कि ऐसे गेम लोग ज़्यादातर अपने फ्रेंड सर्कल में खेलते हैं, उसमें फिर वो जीतते हैं, हारते हैं, फिर हार जाते हैं, फिर हार जाते हैं। इससे जो उनकी ईगो होती है ना वो काफ़ी बढ़ जाती है, और इसी ईगो की वजह से वो और पैसे लगाता जाता है और इस पूरे ट्रैप में बुरी तरीके से फंस जाता है और कभी निकल ही नहीं पाता। और एक काफ़ी बड़े व्यक्ति ने बोला था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, शॉर्ट टर्म में तो ऐसी गेमों के अंदर लोग जीतते हैं बट लॉन्ग टर्म में वो हमेशा लूज करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में जीतता कौन है? ये कंपनियां। ऐसे गेम को खेलते हुए आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आप इस गेम को खेल रहे हो या ये गेम आपको खेल रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे। आज के लिए बस इतना ही। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।